जय हिंद। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज का टॉपिक वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आप जान चुके हैं कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना, ये सब वैद्युत रसायन के अंतर्गत आता है। ये आपके इंटरमीडिएट की 3rd यूनिट है जो एग्जाम में 5 से 6 नंबरों के बीच में पूछी जाती है। तो कई सारी टॉपिक्स के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं जो मेरे पहले चैनल्स में या पहले उसमें उपलब्ध है। बाकी चीज़ों की चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ चालकता और प्रतिरोध तक पढ़ चुके थे, तो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आएगा, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही कहेंगे कि मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का अधिक से अधिक फायदा हो सके। बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी पहली परिभाषा है तुल्यांक चालकता। अब तुल्यांक चालकता क्या है? यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं कि किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ, किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घोलने पर उत्पन्न चालकता उस विलयन की तुल्यांक चालकता कहलाती है। अगर हम कोई विलयन लेते हैं और उस विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलते हैं तो उससे उत्पन्न जो चालकता होती है उसे तुल्यांक चालकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। अब यहाँ जो ये पदार्थ है इसकी मात्रा कितनी है? 1 ग्राम तुल्यांक। अगर इस 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को हम इस विलयन में घोल दें तो उत्पन्न जो चालकता होगी उसे तुल्यांक चालकता कहा जाएगा, जिसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। ये जो मात्रक है बेटा, ये बहुविकल्पी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको गौर से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो हम मोलर चालकता की बात करते हैं। जहां 1 ग्राम तुल्यांक हमने लिया था, अब यहाँ पर हम अगर 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल पदार्थ को किसी विलयन में घोलते हैं तो उससे जो उत्पन्न चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक विलयन है और इस विलयन में विलायक को हमने घोलने जा रहे हैं, और अगर इस विलायक की मात्रा 1 ग्राम अणु है तो घोलने के बाद उत्पन्न जो विलयन की चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी, और जिसका मात्रक होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे बढ़ते हैं तो अभ्यास प्रश्न है हमारे पास। जैसे चालकता का मात्रक क्या होता है? बताइए, चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। बिल्कुल, चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक सीमेंस होता है। इसी तरह ताप बढ़ाने पर चालकता के मान में क्या परिवर्तन आता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तुल्यांक चालकता का क्या मात्रक है। तो अभी हमने आपको बताया कि तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। तो ये छोटे से अभ्यास प्रश्न थे, एक सीरीज थी आपके सामने आई। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के अभ्यास प्रश्न आगे भी आपको मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारी अगला टॉपिक है कोलोराउस का नियम। तो कोलोराउस ने अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्यों की चालकता को व्याख्यात करने के लिए नियम दिया था। यहाँ पर देखिए हमारे हाथ से लिखा हुआ फार्मूला है कि लैम्डा इनफाइनाइट EQ, EQ यहाँ पर तुल्यांक चालकता को प्रदर्शित कर रहा है, बराबर लैम्डा इनफाइनाइट EQ प्लस प्लस यानी धनायन के लिए, और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट EQ माइनस। तो आप ये कह सकते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत, अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता, क्योंकि तुल्यांक चालकता को लैम्डा EQ से प्रदर्शित किया जाता है।
तो ऊपर इनफाइनाइट का चिन्ह है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है। इस तरीके से देखिए क्या लिख के आ रहा है यहां पर। देखिए कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता तथा ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही जो फार्मूला है यही इसकी परिभाषा बन जाएगी। अभी देखिए यही इसकी परिभाषा है। क्या है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन में उपस्थित तुल्यांक चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही फार्मूला ही इसकी परिभाषा है। अब इसके उपयोग क्या है? तो कोलराउस की नियम की सहायता से हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांक चालकताओं की गणना कर सकते हैं। आप फार्मूले में पढ़े ही है कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकताओं की गणना की जा सकती है। इसी तरह इस नियम से वियोजन की मात्रा अल्फा को निकाला जा सकता है। अल्फा निकालने के लिए कितने धन आयन कितने ऋण आयन मिले ये हमको पता चल जाता है। इस नियम की सहायता से धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। तो कोलराउस का नियम उपयोगी है मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता अनंत तनुता पर निकालने के लिए, वियोजन की मात्रा को निकालने के लिए, धन आयनन और ऋण आयन की मात्रा को निकालने के लिए। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे बहुत इजी वे में लिखे हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर नहीं ले पाए हैं पिछले वीडियो में तो वापस चले जाइए और वापस उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी, और ईश्वर चाहेगा कोलराउस का नियम और उसका उपयोग पेपर में 100% रूप से पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो अर्ध सेल और इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। क्या है अर्ध सेल? कि जब किसी धातु की छड़ को, यहां देख रहे हैं कापर की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, कापर को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है। यहाँ जो ये नीले रंग का विलयन है, यहाँ पर ये जो नीले रंग का विलयन है ये कापर सल्फेट का विलयन है, कापर सल्फेट। और ये आप जानते ही हैं Cu कापर है, कापर धातु है। तो जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, आप देख रहे हैं कि विलयन में ऋण आवेश है और यहाँ पर धन आवेश बना हुआ है, तो विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है और इस विभव को कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव और इस निकाय को कहते हैं अर्ध सेल। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वह धातु की छड़ अपने विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिसके कारण विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है और इस सेल को कहा जाता है अर्ध सेल। एक बार फिर से अपने मन से इसको याद करिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वह धातु की छड़ अपने विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इस निकाय को, इस तंत्र को अर्ध सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? कि दो सेल, अगर कोई सेल है तो सेल के दो इलेक्ट्रोडों के, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये सेल है, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभव का, सेल के दो इलेक्ट्रोड, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, यानी एनोड होता है और कैथोड होता है। तो सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभव का बीज गणितीय योग विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के विभव का बीज गणितीय, एल्जेब्रिक सम,
बीजगणितीय योग उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है जिसे ईएमएफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड के वैल्यू में जब एनोड की वैल्यू को घटा दिया जाता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। और वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, क्योंकि जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो वोल्ट में होता है, और जब वोल्ट को वोल्ट में घटाएंगे तो वोल्ट ही मिलेगा हमको, तो इसलिए वोल्ट इसका मात्रक होता है। नस सिद्धांत की बात करते हैं। तो नस सिद्धांत क्या है? नस सिद्धांत में दो चीजें हैं आपको समझने वाली। पहली बात है कि जब किसी क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि हम यहां पर एक धातु की क्षण ले रहे हैं और उसे मान लिया ये Zn जिंक धातु है और इसे जिंक सल्फेट में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जिंक से कुछ जो धातु के कण होते हैं यानी धातु के परमाणु होते हैं वो आयन के रूप में इस विलयन में चले जाते हैं और बना देते हैं Zn2+। और कुछ यहां पर जो उपस्थित आयन होते हैं Zn2+, वो धीरे से चले जाते हैं धातु के पास और अनावेशित यानी उदासीन हो जाते हैं। तो धातु की क्षण से विलयन में जाने की अभिक्रिया कहलाती है SP सॉल्यूशन प्रेशर, और विलयन से अनावेशित यानी उदासीन होकर कण में जाने की प्रक्रिया कहलाती है OP ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी जब धातु से परमाणु निकलकर विलयन में जाते हैं आवेश रूप में तो इस प्रक्रिया को SP कहते हैं, और जब विलयन से ये प्रक्रिया जब विलयन से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं OP ऑस्मोटिक प्रेशर। उल्टा है, अनावेशित कण आवेश रूप में विलयन में जाते हैं, ये प्रक्रिया SP कहलाती है, और आवेशित कण धातु के कण वो धातु की क्षण में जाते हैं आवेश रहित होकर, ये प्रक्रिया OP कहलाती है। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपको हम बताते हैं कि क्या है। जब SP और OP की बात की जाती है तो जब SP और OP में SP बड़ा होता है OP से यानी सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो ऐसी अवस्था में अनावेशित कण विलयन में अधिक जाते हैं यानी आवेश के रूप में कण ज़्यादा चले जाते हैं विलयन में। ऐसी स्थिति में प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण होती है और एनोड इलेक्ट्रोड एनोड हो जाता है और वहां पर विभव उत्पन्न होता है ऑक्सीकरण विभव। लेकिन जब यही प्रक्रिया में OP इज ग्रेटर देन SP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, तो आवेशित क्षण जो आवेशित कण होते हैं वो क्षण पर चले जाते हैं उदासीन होकर। ऐसी प्रक्रिया में वहां पर अपचयन प्रक्रिया होती है और जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है कैथोड, और ये प्रक्रिया कहलाती, इससे जो विभव उत्पन्न होता है उसको अपचयन विभव कहते हैं। लेकिन अगर SP OP के बराबर होती है तो कोई भी कण ना तो क्षण में जाता है और ना से क्षण से विलयन की ओर जाता है। ये प्रक्रिया बंद हो जाती है या चलती रहती है लेकिन दोनों का मान बराबर रहता है। इसके कारण किसी भी प्रकार की ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया को नहीं माना जाता और जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर कोई प्रक्रिया नहीं होती यानी वो जीरो होता है। इस कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको नील विभव यानी नल विभव कहते हैं। अगर इसके सूत्र समीकरण की बात की जाए तो नष्ट समीकरण के अनुसार जो ऑक्सीकरण विभव है या अपचयन विभव है उसको परिभाषित करने के लिए उसको समझने के लिए सूत्र दिया गया है कि EOP इज इक्वल टू E0 OP माइनस RT अपॉन NF log E ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण अवस्था बटे रिडक्शन अवस्था। यहां पर आप देख रहे हैं कि OP यानी
ऑक्सीकरण पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। R गैस नियतांक है। T परमताप है। N उस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। और F फैराडे नियतांक है जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नष्ट समीकरण के उपयोग क्या है, क्या क्या है। इस समीकरण की सहायता से हम एनोड और कैथोड की पहचान कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के अध्ययन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा है सेल में, उस जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके विपरीत धारा बहेगी। वह इलेक्ट्रोड एनोड है या कैथोड है। अगर एनोड पर है तो उस पर कौन सा आवेश है। अगर वैद्युत रासायनिक सेल की बात करें तो एनोड पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है और कैथोड पर धनात्मक आवेश पाया जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल में उल्टा होता है, जो चिन्ह परिपाटी होती है वो एनोड पर ऋणात्मक और कैथोड पर धनात्मक होती है, यह याद रखने वाली बात है। जबकि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर धनात्मक और कैथोड पर ऋणात्मक ही आवेश होता है। और वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ने इसकी खोज की थी, इसलिए वैद्युत रासायनिक सेलों को गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। इसमें एनोड पर ऋणात्मक आवेश और कैथोड पर धनात्मक आवेश होता है, जिसके कारण हम इसकी पहचान कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो निर्देश इलेक्ट्रोड। देखिए, हम जानते हैं कि अर्ध सेल जो होता है वो पूर्ण सेल नहीं होता, यानी अगर उसके साथ, अगर मान लिया वो कैथोड है तो उसके साथ हमको एनोड जोड़ना पड़ेगा, अगर एनोड है तो कैथोड जोड़ना पड़ेगा, तभी वो पूर्ण सेल बनेगा। और किसी अर्ध सेल की वैद्युत वाहक बल या उसके मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव की ऐसे गणना नहीं की जा सकती जब तक कि वो पूर्ण सेल ना हो। तो हमें एक ऐसे सेल की आवश्यकता पड़ती है जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव शून्य हो। तो वे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड निर्देश इलेक्ट्रोड या निर्दिष्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से हम दूसरे इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं, निर्देश इलेक्ट्रोड या निर्दिष्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आप संरचना बनी हुई है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 1 वायुमंडल दाब पर अगर प्लेटिनम तार से जुड़ी प्लेटिनम की पन्नी को 1 मोलर सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डुबोते हैं तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो प्लस माइनस 0.00 वोल्ट होता है, यानी कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता, नल विभव उत्पन्न होता है। क्या कि जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम के तार से जुड़ी प्लेटिनम पन्नी को 1 वायुमंडल दाब तथा 1 मोलर सांद्रता वाले HCl के विलयन में डुबोते हैं तो प्लस माइनस 0.00 वोल्ट उत्पन्न होता है। यही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो हम आसानी से उसका मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके दोष क्या हैं? दोष सबसे बड़ी बात है कि 1 मोलर सांद्रता बनाए रखना लगातार पूरे प्रक्रिया में उस सेल का कठिन होता है, और दूसरा कि हाइड्रोजन गैस जब मुक्त होती है तो उस सेल का 1 वायुमंडल दाब भी बनाए रखना कठिन होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सबसे दोषपूर्ण प्रक्रिया यह है कि 1 मोलर सांद्रता विलयन की बनाए रखना या हाइड्रोजन गैस के निकलते समय 1 एटीएम दाब को रखना उस इलेक्ट्रोड का बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसके ये दोष हैं। अभ्यास प्रश्न है, फिर बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न आपको खुद करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उम्मीद है कि पेपर में आए। तो क्या है मानक वैद्युत वाहक बल क्या है पहली बात, और इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक तो अभी हमने बताया, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और वैद्युत वाहक बल क्या होता है कि सेल के
दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उनके विभव का बीज गणितीय योग एल्जेब्रिक सम क्या कहलाता है? वैद्युत वाहक बल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अर्धशेल क्या है? तो आपको बताया कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो वह धातु की छड़ अपने विलयन के सापेक्ष आवेशित हो जाती है, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और इस सेल को या इस निकाय को क्या कहते हैं? अर्धशेल कहते हैं। इसी तरह कोलराउस का नियम बताइए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन में उपस्थित धन आयनों व ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकताओं के योग के बराबर होता है। और इसकी सहायता से हम विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता ज्ञात कर सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, धन आयन और ऋण आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। ये इसके उपयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो नट्स समीकरण के अनुप्रयोग बताइए। तो मैंने अब बताया कि इसकी सहायता से आप एनोड और कैथोड की पहचान कर सकते हैं। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा और धारा के प्रवाह की दिशा को निकाल सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो कई सारे इसके अनुप्रयोग हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर रहे हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मजा आ जाएगी। पूरा हम एकदम डायग्नोसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएं चाहे ऐसे पूछे जाएं। लेकिन आप इसके आखिरी तक जाइए और अभी भी मजा आने वाली है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? जब तत्वों को मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उससे एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है बेटा, इसका दूसरा नाम है क्रियाशीलता श्रेणी। तो आप एकदम कंफ्यूज न होइए। जब तत्वों को मानक ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसको क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। इसके प्रमुख लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? पहला, कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती जाती है, और अगर अपचयन क्षमता घट रही तो इसके विपरीत ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी जो तत्व नीचे व्यवस्थित हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो प्रबल ऑक्सीकरण क्षमता को रखते हैं, यानी प्रबल अपचायक हैं, और जिनकी तत्वों की अपचयन क्षमता अधिक है, यानी वो प्रबल ऑक्सीकारक है। उल्टा होता है, अपचयन क्षमता जिनकी अधिक है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, और जिनकी ऑक्सीकरण क्षमता अधिक है वो प्रबल अपचायक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती जाती है या ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती जाती है। दूसरा, हाइड्रोजन के ऊपर जो उपस्थित तत्व हैं वो हाइड्रोजन अम्लों से सीधे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। लेकिन जो नीचे उपस्थित तत्व हैं जैसे कॉपर, वो हाइड्रोजन अम्लों से सीधे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता, उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। जल मुक्त हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, तो श्रेणी का ऊपर वाला तत्व अपने नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इसी कारण जब हम देखते हैं कि लोहे की छड़ को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाता है? फिर क्या होता है कि जो जिंक सल्फेट है वो वियोजित हो जाता है और फेरिक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। तो इसमें यह देखा गया है कि उसमें कई सारे अलग अलग हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में अगर जिंक की छड़ डाल देने पर वो विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों? कॉपर सल्फेट के रंगीन नीले विलयन में जिंक की छड़ डाल देने पर वह विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों? तो उसका यही कारण है कि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर व्यवस्थित है,
इसके कारण जब जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाल दिया जाता है तो वह विलयन में कॉपर को मुक्त कर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, जिसके कारण विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है। तो इसके बाद ये जो लक्षण है इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम चित्र सहित आपको बताएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बड़ा मजा आएगा आपको। इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी सहायता से हम तत्वों की क्रियाशीलता ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम हाइड्रोजन अम्लों के साथ, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग तत्वों की क्रियाशीलता को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि पेपर में जहां तक मुझे आइडिया है कि 3 नंबर का इससे आ रहा है, तो इसलिए इसके बारे में अच्छे से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद लास्ट तक हमारा वीडियो देखने के लिए। लगातार हमारे संपर्क में बने रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद,